जब दिल्ली पर कूच करने के लिए तैमूर लंग के 90,000 सैनिक समरकंद में जमा हुए तो पूरे शहर में उनके एक जगह जमा होने से धूल ही धूल फैल गई। दिल्ली समरकंद के दक्षिण पूर्व में था। वहां से करीब 1000 मील दूर दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता शायद दुनिया का सबसे कठिन रास्ता था, जो हिंदुकुश की पहाड़ियों के ऊपर से होकर जाता था, जिसके आसपास वो लोग रहते थे जिनको सिकंदर महान भी झुका पाने में कामयाब नहीं हुए थे। बीच में अनेक नदियां, पथरीले रास्ते और रेगिस्तान थे जो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता और दुर्गम बना देते थे। यदि इनसे पार पा भी लिया जाए तो तैमूर की सेना का सामना भीमकाय हाथियों से होना था, जिन्हें तैमूर और उसकी सेना ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके बारे में उसने कहानियां जरूर सुन रखी थीं कि वो आनन फानन में न सिर्फ घर और पेड़ उखाड़ फेंकते हैं, बल्कि सामने की दीवार को भी रौंदते हुए चले जाते हैं। उनकी सूंडों में इतनी ताकत थी कि वो लपेटकर किसी भी सैनिक को नीचे फेंककर अपने पैरों से कुचल सकते थे। उस समय दिल्ली की हालत भी ठीक नहीं थी। वर्ष 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद पूरा भारत बंगाल, कश्मीर और दक्कन जैसे इलाकों में बंट चुका था। मशहूर इतिहासकार सर जॉर्ज डनबर अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, फिरोज की मौत के 10 सालों के अंदर एक के बाद एक दिल्ली में 5 बादशाहों, उनके पोतों और उनके छोटे बेटे ने राज किया था। दिल्ली की अंदरूनी हालत ये थी कि वो एक तरह से किसी भी बाहरी आक्रांता को हमला करने के लिए न्योता दे रही थी। समरकंद से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही चढ़ाई शुरू हो गई थी। तैमूर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने 90,000 सैनिकों के साथ उनकी दोगुनी संख्या में घोड़ों को किस तरह दुनिया की छत के पार ले जाया जाए। जस्टिन मरोजी अपनी किताब टैमरलेन, सॉर्ड ऑफ इस्लाम, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड में लिखते हैं, तैमूर की सेना को भांति भांति के इलाकों से होकर गुजरना था, जिनके मौसम एक जैसे नहीं थे। तैमूर से कम नेतृत्व क्षमता वाले किसी भी शख्स को बर्बाद करने के लिए इतना काफी था। समरकंद से दिल्ली के बीच बर्फ से ढकी चट्टानें, गर्मी से झुलसा देने वाले रेगिस्तान और बंजर जमीन का बड़ा इलाका था, जहां सैनिकों के खाने के लिए एक दाना तक नहीं उगाया जा सकता। तैमूर के सैनिकों की पूरी रसद करीब 1.5 लाख घोड़ों की पीठ पर चल रही थी। इस अभियान के 600 साल बाद आज भी इस इलाके से गुजरने वाले टैक्सी ड्राइवर बर्फीले दर्रों के खराब मौसम की शिकायत किए बिना नहीं रहते। तैमूर के सैनिक यूं तो कई बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें इन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का कोई अनुभव नहीं था। रास्ता इतना खतरनाक था कि कई घोड़ों ने वहां फिसलकर अपनी जान दे दी थी। एक समय ऐसा भी आया जब कई लड़ाइयां जीत चुके तैमूर को घोड़े की पीठ से उतरकर एक साधारण सिपाही की तरह पैदल चलना पड़ा। उनका अनुसरण करते हुए उनके सारे सैनिक भी पैदल चलने लगे। अगस्त आते आते तैमूर की सेना काबुल पहुंच चुकी थी। अक्टूबर में तैमूर सतलुज नदी पर जाकर रुका, जहां सारंग खां ने उसका रास्ता रोका, लेकिन तैमूर उन पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा। दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में तैमूर ने करीब 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया। दिल्ली के पास पहुंचकर लोनी में तैमूर ने अपना शिविर लगाया और यमुना नदी के पास एक टीले पर खड़े होकर हालात का जायजा लिया। हालांकि तब तक आपसी लड़ाई के कारण दिल्ली की ताकत बहुत घट चुकी थी, लेकिन तब भी उसकी चारदीवारी के अंदर 10,000 घुड़सवार, 25 से 40,000 सैनिक और 120 हाथी तैमूर की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। जस्टिन मरोजी लिखते हैं, तैमूर और दिल्ली के सैनिकों की पहली झड़प तब हुई जब तैमूर के 700 सैनिकों के अग्रिम दस्ते पर मल्लू खां के सैनिकों ने हमला किया। उस समय दिल्ली पर सुल्तान मोहम्मद शाह राज कर रहे थे, लेकिन वास्तविक प्रशासन मल्लू खां के नियंत्रण में था। तैमूर को डर था कि अगर मल्लू खां के सैनिक उन पर हमला करते हैं तो उनके साथ चल रहे 1 लाख हिंदू बंदी उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनके समर्थन में उठ खड़े होंगे। जस्टिन मरोजी लिखते हैं, तैमूर को अपनी सेना के पीछे चल रहे इन बंदियों के विद्रोह का इतना डर था
कि उसने उसी जगह पर एक एक बंदी को मारने का आदेश दे दिया। तैमूर के साथ चल रहे धार्मिक मौलानाओं तक की ड्यूटी लगाई गई कि वो इन बंदियों की अपने हाथ से हत्या करें। बाद में सर डेविड प्राइस ने अपनी किताब मेमोयर्स ऑफ द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ मोहम्मदन हिस्ट्री में लिखा, मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। उस समय तैमूर को एक दूसरी चिंता भी सता रही थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा मुल्फिजत तिमूरी में लिखा, मेरी सबसे बड़ी चिंता थी ताकतवर भारतीय हाथी। हमने समरकंद में उनके बारे में कहानियां सुन रखी थीं और पहली झड़प में हमने उनके कारनामे भी देख लिए थे। उनके चारों तरफ जिरहबख्तर लगा होता था और उनके पीठ पर हौदों में मशाल फेंकने वाले लोग, तीरंदाज और महावत बैठे रहते थे। ऐसी अफवाहें थीं कि हाथी के बाहरी दांतों में जहर लगा हुआ था जिनको वो लोगों के पेट में घुसा देते थे। उनके ऊपर तीरों और बर्छों का कोई असर नहीं होता था। अब जरूरत थी भारतीय हाथियों से निपटने की सटीक योजना की। तैमूर ने अपने सैनिकों को अपने सामने गहरे गड्ढे खोदने का आदेश दिया। उन गड्ढों के आगे बैलों के गलों और पैरों में चमड़े के पट्टे बांधकर खड़ा कर दिया गया। फिर ऊँटों की पीठ पर लकड़ियां और सूखी घास लादकर उनको भी एक साथ बांध दिया गया। तीर चलाने वालों को आदेश दिए गए कि वो हाथियों के महावतों को अपने तीरों का निशाना बनाएं। 17 दिसंबर 1398 को मल्लू खां और सुल्तान महमूद की सेना तैमूर की सेना से लड़ने दिल्ली गेट से बाहर निकली। उन्होंने हाथियों को बीच में रखा। उन पर हथियारों से लैस सैनिक सवार थे। तैमूर एक ऊंचे टीले पर था जहां से वो लड़ाई का पूरा दृश्य देख सकता था। लड़ाई शुरू होने से कुछ समय पहले तैमूर ने घोड़े से उतरकर जमीन पर सजदा कर जीत की दुआ मांगी। लड़ाई शुरू होते ही तैमूर के तीरंदाजों ने मल्लू खां की सेना के दाहिने हिस्से को अपना निशाना बनाया। मल्लू खां ने इसके जवाब में बाईं तरफ के अपने सैनिकों को तैमूर के दाहिने भाग वाले सैनिकों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तैमूर के सैनिकों ने मल्लू खां के किनारे चल रहे सैनिकों पर हमला कर उन्हें तहस-नहस करना शुरू कर दिया। भी तैमूर ने देखा कि एक इलाके में हाथियों के कारण उनके सैनिकों के बीच कुछ कोलाहल है। उसने इसके लिए पहले से ही योजना बना रखी थी। अब उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया था। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वो पीठ पर सूखी घास और लकड़ी लादे ऊँटों को आगे करें। जैसे ही हाथी उनके सामने आए, ऊँटों की पीठ पर रखी घास और लकड़ियों में आग लगा दी गई। जस्टिन मरोजी लिखते हैं, अचानक पीठ पर जलती आग के साथ ऊँट हाथियों के सामने आ गए। हाथी डरकर अपने ही सैनिकों की तरफ मुड़ गए और उन्होंने अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मल्लू खां के सैनिकों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इतिहासकार ख्वांदा मीर ने अपनी किताब हबीब-उस-सियार में लिखा, अचानक युद्ध स्थल में पेड़ से गिरे नारियलों की तरह भारतीय सैनिकों के सिर दिखाई देने लगे। दाहिने छोर से तैमूर के सिपहसालार पीर मोहम्मद ने उनका पीछा किया और दिल्ली की दीवारों के अंदर उन्हें खदेड़ कर दम लिया। इस बीच तैमूर के 15 वर्षीय पोते खलील ने एक हाथी को उस पर सवार सैनिकों के साथ पकड़ लिया और अपने दादा के सामने ले आया। उसी समय तैमूर लड़ाई का नेतृत्व कुर्रा खां को देकर खुद लड़ाई में कूद पड़ा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थाम ली। मैं दाएं बाएं तलवार और कुल्हाड़ी चलाता हुआ चल रहा था। मैंने 2 बार हाथियों की सूंड काट डाली और जिसकी भी सूंड काटी वो हाथी घुटने टेक कर एक करवट लेट गया और उसके हौदे पर बैठे सैनिक जमीन पर गिर पड़े। तभी शहर से निकलने वाले बड़ी बड़ी मूंछों वाले हिंदी सिपाहियों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। मेरे दोनों हाथ इतनी तेजी से वार कर रहे थे कि खुद मुझे अपनी ताकत और फुर्ती पर ताज्जुब हो रहा था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले सिपाही हमारे आगे ढेर होते जा रहे थे और हम धीरे धीरे शहर के दरवाजे के पास पहुंच रहे थे। इस बीच तैमूर फिर घोड़े पर सवार हो गया। जब वो एक खाली जगह पर पहुंचा
तो उसके हाथ से घोड़े की एड़ छूट गई। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने हैरान होकर मशाल की रोशनी में अपना हाथ देखा। पता चला कि एड़ के हाथ से फिसलने के कारण मेरा खुद का खून था, जिससे मेरा हाथ भीग गया था। मैंने अपने ऊपर नजर डाली तो मेरे सारे कपड़े खून से तरबतर थे। मुझे लगा जैसे किसी खून के तालाब में फेंककर मुझे बाहर निकाला गया है। जब मैंने अपने शरीर को गौर से देखा तो पाया कि मेरी दोनों कलाइयां घायल हो चुकी थीं और मेरे दोनों पैरों पर 5 जगह घाव लगे थे। लेकिन तब तक तैमूर के सैनिक दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुके थे। उसके एक दिन बाद तैमूर एक विजेता की तरह दिल्ली के अंदर घुसा। दिल्ली की दीवारों के भीतर एक तंबू गाड़कर आनन फानन में तैमूर का दरबार बनाया गया। उसके सामने से सुल्तान महमूद के दरबार के लोगों और दिल्ली के सभ्रांत लोगों को गुजारा गया। ये इस बात का प्रतीक था कि दिल्ली पर तैमूर लंग का पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका था। दिल्ली के सुल्तान महमूद और मल्लू खां अपने लोगों को आक्रांता के रहम पर छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। जस्टिन मोरोजी लिखते हैं, एक एक कर 100 के करीब बचे हुए हाथियों को तैमूर के सामने लाया गया। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर और अपनी सूंड उठाकर दिल्ली के नए मालिक तैमूर को सलामी दी। तैमूर ने तय किया कि वो इन हाथियों को तबरीज, शिराज, अर्जिनजान और शिरवान के राजकुमारों को तोहफे के तौर पर भिजवाएगा। उनके साथ उसने अपने संदेशवाहक भी भेजे ताकि पूरे एशिया में खबर फैल जाए कि दिल्ली पर तैमूर का कब्जा हो गया है। लड़ाई खत्म होने के बाद तैमूर ने उस चीज पर ध्यान लगाया जिसके लिए उसने दिल्ली पर हमला किया था। उसने अंदाजा लगाना शुरू किया कि दिल्ली का खजाना कितना बड़ा है और वो यहाँ से क्या क्या लूट कर ले जा सकता है। उसके सैनिकों ने घर घर जाकर ये बताना शुरू कर दिया कि उन्हें कितना हर्जाना देना होगा। कुछ सैनिक अपने साथियों के लिए शहर में अनाज की लूटपाट करने लगे। शराफुद्दीन अली याज़दी का मानना है कि उस समय दिल्ली शहर की सीमा के अंदर तैमूर लंग के 15,000 सैनिक पहुंच चुके थे। तभी तैमूर के सैनिकों और दिल्ली वासियों के बीच कुछ कहासुनी हुई। मोहम्मद कासिम फेरिश्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ मोहम्मदन पावर इन इंडिया में लिखते हैं, हिंदुओं ने जब देखा कि उनकी महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है और उनके धन को लूटा जा रहा है तो उन्होंने दरवाजा बंद कर अपने ही घरों में आग लगा दी। यही नहीं, वो अपनी पत्नियों और बच्चों की हत्या कर तैमूर के सैनिकों पर टूट पड़े। इसके बाद तो दिल्ली में वो नरसंहार देखने में आया कि सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। तैमूर की पूरी सेना दिल्ली में घुस आई। थोड़ी देर में दिल्ली वासियों ने हथियार डाल दिए। मंगोलों ने दिल्ली वासियों को पुरानी दिल्ली तक खदेड़ दिया, जहां उन्होंने एक मस्जिद के अहाते में शरण ली। जस्टिन मरोजी लिखते हैं, तैमूर के 500 सैनिकों और 2 अमीरों ने मस्जिद पर हमला कर वहां शरण लिए हुए एक एक व्यक्ति को मार डाला। उन्होंने उनके काटे हुए सिरों की एक मीनार सी बना दी और उनके कटे हुए शरीर चील और कौवों के लिए खाने के लिए छोड़ दिए। लगातार 3 दिनों तक ये कत्ल-ए-आम चलता रहा। गियाथ-अद-दीन अली ने अपनी किताब डायरी ऑफ तैमूर्स कैंपेन इन इंडिया उस समय की घटनाओं